तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइनीज कुंग फू फिल्म के बारे में जिसका नाम है फेमस। तो मूवी की शुरुआत एक 10 साल के बच्चे हो से होती। वो एक मार्शल आर्ट मास्टर एंडी का बेटा है। एंडी कभी भी हो को उसके अस्थमा के कारण उसे मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि बच्चे को कुंग फू का शौक है। वो इसकी मूल बातें जानने के लिए अपने पिता की कक्षाओं में घुसने की पूरी कोशिश करता है। हो का एकमात्र दोस्त जिनसन नाम का एक बच्चा है। वो हो के सभी काम करता है जिसमें स्कूल वर्क भी है। हो के पिता एंडी शहर में मार्शल आर्ट में दूसरा सर्वश्रेष्ठ है जो जल्द ही आज बदलने वाला है, क्योंकि उसे शहर के सर्वश्रेष्ठ कुंग फू मास्टर झाओ ने चुनौती दी है। हो लड़ाई को लेकर उत्साहित है और उसे विश्वास है कि जीत उसके पिता की ही होगी। एंडी मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और झाओ पर घातक प्रहार करते रहता है, लेकिन उसका विश्वास और निष्पक्ष गेम प्ले उसे ऐसा करने से रोकता है। उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हुए झाओ ने जवाबी हमला किया और बेईमानी से मैच जीत लिया। इस घटना से वो दुखी होता है। तब झाओ का बेटा उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जब सारे बच्चे एक साथ होते हैं, वो आत्मविश्वास से चुनौती लेता है, लेकिन कुछ ही समय में हार जाता है। उस समय वह अपने परिवार के नाम को बहाल करने और टियानजिन में सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट मास्टर बनने की कसम खाता है। वह और जिनसन उसके पिता की लाइब्रेरी में जाते हैं और मार्शल आर्ट के बारे में उनकी किताब चुराते हैं। फिर किताब का इस्तेमाल करते हुए वह बिना आराम किए दिन रात ट्रेनिंग करता है। जब हो को अंततः लगता है कि वह तैयार है, तो वह झाओ को फिर से लड़ने के लिए चुनौती देता है। झाओ आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन अब एक प्रशिक्षित हो के खिलाफ वो तुरंत कमजोर साबित होता है। कई सालों बाद वो मार्शल आर्ट में और भी बेहतर बनता है और वह अब काफी बड़ा हो चुका है। उनके पिता और उसकी पत्नी का बहुत पहले निधन हो गया है और उन्हें एक छोटी बेटी है। वो उसे बहुत प्यार करता है और वही जीवन में उसकी खुशी और गौरव है। झाओ के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के बाद वो अंत में जीत हासिल करता है। उसने कई विरोधियों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं था कि उसे कड़ी टक्कर दे सके। वो ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे प्रशंसकों और अनुयायियों को भी इकट्ठा किया है, लेकिन इस दौरान उसने गर्व विकसित किया है और अपने पिता के सिद्धांतों को भूल रहा है। वह हर समय शराब पीता है और पार्टियां करता है और अपने शिष्यों को अभ्यास से ज्यादा मस्ती करने पर ध्यान केंद्रित करने देता है। कभी कभी वह इतना पी लेता है कि वह अपनी बेटी के पास घर लौटना भूल जाता है। उसने अपने परिवार का सारा पैसा खर्च कर दिया है और कर्ज में डूब गया है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। एक शाम वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जिनसन के पास जाता है, जो अब एक धनी व्यापारी है और एक प्रसिद्ध रेस्तोरां का मालिक है। और हमेशा की तरह वो आधी रात तक शराब पीता है और अपने अनुयायियों को भोजन देता है। जिनसन के सहायक ने उसे याद दिलाया कि वो ने 1 साल से अधिक समय से उसके बिलों का भुगतान नहीं किया है। बाद में उस रात जिनसन वो को कुछ समझाने की कोशिश करता है। जिनसन जानता है कि वो के शिष्य उसे केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके साथ मुफ्त में खाने पीने का व्यवहार करता है। वो चाहता है कि वो अपने खर्च करने की आदतों से सावधान रहे, लेकिन वो को लगता है कि जिनसन सिर्फ कंजूस है। अगले दिन वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी किन से मिलता है। वो अकेला आदमी है जिसने अभी तक वो से लड़ाई नहीं की है। उसने उसके हर प्रतिद्वंद्वी को भी हराया है, इसलिए किन को मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वे तब एक मामूली विवाद में पड़ जाते हैं। तब वो अपना गुस्सा अपने शिष्यों पर निकालता है जब वे प्रशिक्षण लेते हैं। रात में उनके एक अनुयायी को स्ट्रेचर पर उनके पास लाया जाता है। पता चलता है कि किन ने किसी कारण से उसे पीटा था। वो मानता है कि उसने ऐसा किया था और गुस्से से भर जाता है। दूसरी तरफ जिनसन के रेस्तरां में किम और उनका परिवार उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अचानक वो अपने लोगों के साथ अंदर आता है और पास की एक टेबल पर शराब पीने लगता है। किम उसे इस रात के लिए अपने विवादों को अलग रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। जिनसन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में वो उसका अपमान करता है और गुस्से में आकर वो अपनी बचपन की दोस्ती भी तोड़ देता है। अब और भी गुस्से में वो ने किम को लड़ाई के लिए चुनौती दी और अगर वो स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसे घुटने टेकने के लिए कहता है। तब हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए रेस्तरां से बाहर निकलता है। वे एक गहन लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। दोनों कौशल और ताकत में मेल खाते हैं, लेकिन जब वो पर गुस्सा हावी हो जाता है तो वह निष्पक्ष नहीं होता है। वो किम को तब तक पीटता है जब तक कि वह थक नहीं जाता और अंतिम प्रहार के साथ वो उसकी छाती पर जानलेवा पंच मार देता है। तब इससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। वो सुबह अपने घर लौटता है तो वह उसकी माँ को बिस्तर पर मरा हुआ पाता है। किम के अनुयायियों ने उससे बदला लेने के लिए उसे मार डाला था। तब वह उसकी मौत का शोक मनाता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी भी घर में ही थी। उसके कमरे में जाने पर उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख मिलता है। उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है और वो खून से लथपथ है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली है जिसे उसने घर लौटने पर उसे देने का वादा किया था। इन सब के लिए वो खुद को दोषी मानता है और टूटा हुआ वो घर से बाहर निकलता है। जब उसके शिष्यों ने उसे बताया कि जिस व्यक्ति को किम ने पीटा था उसने उसकी पत्नी का अपमान किया था,
किन ने उसे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए नहीं बल्कि उसकी पत्नी के सम्मान के लिए पीटा था। तब अफसोस और दुहक से भरे हुओ को अपने जीवित रहने का कोई कारण नहीं दिखता और वह जहाज पर चढ़ता है और एक कोने में लेट जाता है। जहाँ भी वह ले जाए जाने के लिए वह तैयार है। 6 महीने उस पर रहने के बाद वो खुदकुशी करता है, लेकिन जल्द ही लोगों के एक समूह द्वारा उसे बचा लिया जाता है। वे उसे अपने कबीले में ले आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन होश में आने के बाद भी वो डिप्रेशन में चला जाता है और किसी से बात नहीं करता है। तब मून नाम की एक अंधी महिला उसकी देखभाल करती है और उसे चिंता होती है कि वह कभी बिस्तर से नहीं उठेगा, लेकिन उसकी अनुभवी दादी को विश्वास है कि वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। एक दिन मून हो के बालों को काटने की पेशकश करती है। वह 1 महीने में पहली बार चलता है और उसके साथ एक नदी में जाता है, जहाँ वो उसके बाल काटने में उसकी मदद करती है। उस दिन से वो उनके समुदाय का सदस्य बन जाता है। वो खाना बनाने, खेती करने और घर के काम करने में उनकी मदद करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं मून और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। फिर एक दिन उनके समुदाय का एक बच्चा पड़ोस के समुदाय से गाय चराते हुए पाया जाता है। तब उस बात के लिए दादी और मून उन लोगों से क्षमा मांगते हैं, लेकिन उनकी परंपरा के अनुसार जो कोई गलती करता है उसे तब तक पीटा जाना चाहिए जब तक कि अगरबत्ती न बुझ जाए। वो तब बच्चे की जगह उसे पिटाई करने की पेशकश करता है, जिसका मतलब है कि वो को नेता के खिलाफ लड़ना होगा। हालांकि वो उसे कुछ ही समय में खत्म कर सकता है, पर वह नहीं चाहता कि वो अपने मार्शल आर्ट का उपयोग किसी को चोट पहुंचाने के लिए करे। शुरू में तो वह अपना बचाव भी नहीं करता और उसे बहुत पीटा जाता है, लेकिन दादी से थोड़ी प्रेरणा लेने के बाद वह हमलों को चकमा देने लगता है, जिसके बाद नेता उस पर एक भी बार नहीं कर पाता है। तब नेता वो अपनी हार स्वीकार करता है और वो की प्रशंसा करता है। अगले दिन वो, मून और जनजाति के बच्चे मैदान में हैं। बच्चे वो से कुंग-फू सीखना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें पढ़ाने से मना कर देता है। वो जानता है कि महान शक्ति लोगों का क्या करती है और गांव में अगर पहले से ही शांति हो तो इसे बरकरार रखना चाहिए। तब बच्चे मासूमियत से यह भी कहते हैं कि वो और मून एक दूसरे के सबसे करीब हैं, लेकिन वे दोनों उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन मून अपने माता पिता की कब्र देखने जाती है। यह वो को उसके माता पिता और बेटी की याद दिलाता है जिसे उसने उसकी मृत्यु के बाद छोड़ दिया था। अब जबकि वो बेहतर मानसिक स्थिति में है, वो उनकी कब्रों पर जाने के लिए घर लौटना चाहता है। वो मून को योजना के बारे में बताता है और वो खुशी खुशी उसे प्रोत्साहित करती है। वो जितनी जल्दी हो सके वापस आने का वादा करता है और उसे उसका इंतजार करने के लिए कहता है। बाद में हम उसे उसके शहर टियानजिन आते हुए देखते हैं, जो अब एक पूरी तरह से अलग जगह है। किंग राजवंश के जाने के बाद कई मजबूत राष्ट्रों ने चीन पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण कई विदेशी निवासियों ने शहर में निवास किया। वो अपने बचपन के घर जाता है, जो अब एक पुरानी जर्जर जगह है। पारिवारिक नौकर लाइफो उसका स्वागत करता है। उसने चीजों को अच्छे से रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो के जाने के बाद लेनदारों के एक झुंड ने पैसे की तलाश में पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। जिसके बाद वो अपने परिवार की कब्र पर जाता है और अपने पिता से माफी मांगता है। वह आखिरकार समझ गया कि वह पंच क्यों नहीं मारे, जबकि वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीत सकते थे। बाद में वह क्यूई के परिवार से माफी मांगने जाता है और अपने धर्मस्थल के सामने झुक जाता है। जैसे ही वह शहर में घूमता है, वह देखता है कि हरक्यूलिस नाम का एक फाइटर चीनी लोगों को लड़ाई में चुनौती दे रहा है और वह हर लड़ाई में आगे रहा है और अपनी अगली जीत के चीनी फाइटर्स को चुनौती दे रहा है। चीनी विरासत को संरक्षित करने के लिए वो उसे चुनौती देना चाहता है, लेकिन उसे इसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होगी। इसलिए वह जिनसुन के घर जाता है और सालों पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। जब जिनसन को पता चलता है कि उसे किस लिए पैसे की जरूरत है, तो वो उसे पैसे सौंपने से पहले समय बर्बाद नहीं करता है। फिर शंघाई में हरक्यूलिस हो के खिलाफ एक जबरदस्त मैच होने वाली है, पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि हो जैसा कोई छोटा व्यक्ति हरक्यूलिस को कभी नहीं हरा सकता, जो उससे दोगुने आकार का है। मैच शुरू होने से पहले वो अनुरोध करता है कि वो और हरक्यूलिस सम्मान के साथ लड़े, लेकिन हरक्यूलिस कोई चाइनीज भाषा नहीं समझता और अपार हो के कहने का गलत अनुवाद करता है कि वह आपके पिछवाड़े को लात मारना चाहता है, जिससे हरक्यूलिस हंसने लगता है। लड़ाई शुरू होती है और वो तुरंत हमला कर देता है। जैसे जैसे मैच तीव्र होता जाता है, दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है। लोगों को यह कहना मुश्किल है कि इन दोनों में कौन सबसे अच्छा फाइटर है। अंत में वो हरक्यूलिस को रिंग के किनारे पर कील लगने से बचाता है। एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में हरक्यूलिस अपनी हार स्वीकार करता है, जिससे वो विजेता बन जाता है। हो को एक ही लड़ाई से प्रसिद्धि मिलती है और उसे शंघाई बुलाया जाता है। वो वहाँ जिनसुन से मिलता है, जो उसे बताता है कि वे चिंगू एथलेटिक एसोसिएशन बनाते हैं, एक जगह जहाँ वे चीनी छात्रों को कुंग-फू की कला सिखाते हैं। इस तरह लगातार विदेशी दबाव के बावजूद वे अपनी विरासत को संरक्षित कर सकते हैं। इस बीच विदेशी चैम्बर के अधिकारियों का एक समूह चीनी जनता के बीच हो की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं करता है। उन्हें डर है कि विदेशी लड़ाकों के खिलाफ उनकी जीत चीनी लोगों में विदेश विरोधी भावनाओं को भड़का सकती है। इसलिए वो अगली बार हो को रिंग में हारते हुए देखना चाहते हैं।
वे हो से 4 विदेशी चैंपियनों के बीच एक ही दिन में लगातार मैच का प्रस्ताव रखते हैं। जापानी प्रतिनिधि मिटा हो को हमेशा के लिए समाप्त करने का वादा करते हैं। भले ही चुनौती कठिन है और जाहिर तौर पर उसे हारने के लिए एक रणनीति बनाई है, पर वो भाग लेने के लिए सहमत है। बड़ी लड़ाई से एक दिन पहले वो अपने प्रतिद्वंदी जापानी चैंपियन तनाका से मिलता है। वे चाय पर बात करते हैं और एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। तनाका हो की तरह एक निष्पक्ष और सम्मानित खिलाड़ी है। लड़ाई के दिन वो दुनिया भर के 3 फाइटर के खिलाफ है, लेकिन उनमें से कोई भी 2 मिनट से अधिक समय तक रिंग में नहीं रहता है। और वो तीनों को हराने में सफल हो जाता है। अंत में वो तनाका के खिलाफ जाता है और यह मैच अंतिम सांस तक होने वाला है। मैच के लिए तनाका उनसे पूछता है कि क्या उन्हें इस बारे में फिर सोचना चाहिए। वो का कहना है कि नहीं, ठीक है, और पहला दौर शुरू होता है। वे अपनी पसंद के हथियारों का इस्तेमाल करके लड़ते हैं। वो संजीवन का इस्तेमाल करता है और तनाका कटाना का इस्तेमाल करता है। भीषण लड़ाई के बीच वे गलती से हथियारों को बदल देते हैं और तनाका संजीवन को संभालने में बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इसे एक निष्पक्ष लड़ाई बनाने के लिए वो हथियारों को फिर से बदलने की पेशकश करता है। होल्ड अप के कारण पहला राउंड ड्रॉ में समाप्त होता है और अगले दौर से पहले आराम करते हुए वो चाय पीता है, जिसमें मिस्टर मिटा ने जहर डाला है, जो उसे किसी न किसी तरह से हारते देखना चाहता है। दौर शुरू होता है, लेकिन वो गिर जाता है और लगभग तुरंत ही खून की खांसी शुरू हो जाती है। तनाका की मांग है कि हो की सुरक्षा के लिए मैच को रोक दिया जाए, लेकिन जब वो पता चल जाता है कि उसे जहर दिया गया है, तो वो मैच जारी रखना चाहता है, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। यहाँ तक कि जब थका हुआ और मौत कुछ ही सेकंड दूर, वो उसी तकनीक का उपयोग करके तनाका की छाती पर अंतिम प्रहार करता है, जिस पंच ने किंग को मार डाला था। पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए इस बार पंच को वापस ले लिया और तभी वो गिर जाता है। तब तनाका ने हो को विजेता घोषित कर दिया, यह जानते हुए कि उसने जानबूझकर पंच को रोका। अंत में वो अपने दोस्त की बाहों में गिर जाता है और मर जाता है। तनाका गुस्से में मिस्टर मीटा को अपमानित करता है कि उसने एक आदमी को उसके अभिमान के लिए मारने का सहारा लिया। अंतिम दृश्य में हो की आत्मा मून के घर के बाहर खेत में है। वह उसके पास दौड़ती है, वह उसे देख सकती है, भले ही वो अंधी हो। तो इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।